गुड इवनिंग दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिथियम। लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन नॉर्सेट और कम्पिटिटिव एग्जाम regarding lithium. So we will try to explain lithium in detail. I hope you will take a time to attend this class. If there is a doubt, you can put any your doubt in chat box. So we will start lithium. Lithium is one of the most extensively studied effective mood stabilizer used in psychiatry. It is primarily prescribed for treatment and prevention of mood disorder, particularly bipolar disorder. कि लिथियम क्या है कि तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूज होने वाली ड्रग है। ये पर्टिकुलरली किस लिए के लिए होता है कि मूड डिसऑर्डर के लिए, उसमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। हालांकि ये मेनिया में भी, सीवियर डिप्रेशन में भी यूज होते हैं, पर पर्टिकुलरली बाइपोलर डिसऑर्डर में इसका यूज होता है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि इट्स न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। अगर हम किसी को लिथियम देते हैं तो उसके बहुत एक सिंगल सिंगल मैकेनिज्म एक्शन नहीं है। देयर आर वेरियस mechanism of actions which help in stabilizing the mood of the patient. That's why it is used as a first line treatment for this condition. हाँ, पर ऐसा हाउएवर इट्स नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, लाइक इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है बहुत ही नैरो है। और उसका अगर उससे कम हो जाएगा उस लेवल के से वो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा, 1.2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, देयर में बी चांसेस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। So that if the patient is taking lithium means we have to continuously monitor the patient. What are the indication of lithium? Lithium is indicated for a range of psychiatric and behavioral conditions that we have already told. That is acute mania. अगर पेशेंट को acute mania है तो उसमें हम लिथियम दे सकते हैं। इस हाउ इट वर्क्स, इट कंट्रोल सीवियर मेनिक एपिसोड कैरेक्टराइज्ड बाय द पेशेंट को हाइपर एक्टिविटी हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रहा है, यूफोरिया हो रहा है, और उसकी नींद है उसकी बहुत कम हो गई। ऐसी कंडीशन में उसको मेनिया है तो इस कंडीशन में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर है, फॉर दिस ऑल्सो फॉर मेंटेनेंस थेरेपी we can provide the bipolar we can provide the lithium to the patient. It will reduce the frequency and severity of both manic and depressive episode in bipolar first and bipolar second disorder. जो bipolar first और bipolar second दोनों disorders में भी इसकी severity को उसको कम करेगा अगर हम इसको लिथियम को इस पेशेंट को देंगे तो बाइपोलर फर्स्ट है, बाइपोलर में फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है ये हमें ध्यान रखना है। बाइपोलर से फर्स्ट में क्या होता है, अक्यूट मेनिया और सीवियर डिप्रेशन होंगे पेशेंट में। एक ही पेशेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में पेशेंट विल बी हैविंग सिम्टम्स ऑफ अक्यूट मेनिया और सीवियर डिप्रेशन। इट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। अगर बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर में होगा, जैसे फर्स्ट में क्या होगा, अक्यूट मेनिया हो रहा है और सीवियर डिप्रेशन हो रहा है, पर बाइपोलर सेकेंड में क्या है कि उसमें हाइपोमेनिया होगा पर डिप्रेशन सीवियर होगा। यही मेन डिफरेंस है बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर में। इसमें भी हम लिथियम दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इट विल प्रिवेंट रिलैप्स इनटू द acute मूड एपिसोड। नेक्स्ट इन ऑगमेंटेशन थेरेपी मीन्स किसी और मेडिसिन के साथ भी इसको मिला के ताकि उसके इफेक्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसको दे सकते हैं। इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद द एंटी डिप्रेसेंट फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट यूनिपोलर डिप्रेशन टू enhance response. So नेक्स्ट इन इफ द पेशेंट इज हैविंग सिग्जो इफेक्टिव डिसऑर्डर, अगर सिग्जो इफेक्टिव डिसऑर्डर भी होगा, उस पेशेंट में मूड से रिलेटेड सिम्टम होंगे, उस मूड सिम्टम को स्टेबलाइज करने के लिए हम लिथियम दे सकते हैं। वी कैन कंबाइन इट विद द साइकोटिक एंड अफेक्टिव फीचर। अगर पेशेंट को हो रहा है तो देन वी कैन प्रोवाइड द लिथियम टू द पेशेंट सो दैट वी कैन एबल टू स्टेबलाइज द मूड्स ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज अग्रेशन एंड इम्पल्सिटी। अगर किसी पेशेंट को अग्रेशन हो रहा है, इम्पल्सिविटी हो रहा है, ठीक है, जैसे कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव बिहेवियर हो रहा है, बहुत गुस्से हो रहा है, अग्रेशन बहुत हो रहा है, मार पीट रहा है, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को लिथियम दे सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो लिथियम क्या है कि हम लोग ओरली लेते हैं तब भी उसको वेल एब्जॉर्ब रहता है। इसका जो पीक प्लाज्मा लेवल है वो विद इन उसके, अगर उन्होंने पेशेंट को लिया है कि इमीडिएट रिलीजिंग फॉर्म में दे रखा है तो 2 to 4 आवर्स में उसका
पीक प्लाज्मा लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। अगर वो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन में है तो उसका 4 to 8 आवर्स में हमें उसका पीक प्लाज्मा लेवल पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो होता है हमारे बॉडी में कि lithium is not a protein bound and is distributed evenly throughout the total body water। तो ये क्या जो लिथियम रहता है कि वो प्रोटीन बाउंड नहीं रहता है, इसलिए ये सारी बॉडी के अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो ये क्या रहता है कि वो स्मॉल स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स में उसे डिजोल्व हो जाता है। तो जैसे और मेडिसिन रहते हैं उसके उसी तरह ये डिजोल्व होता है बॉडी के अंदर और किसी बाइंड नहीं रहता है। इससे क्या होता है कि इसका फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। तो लिथियम क्विकली एब्जॉर्ब्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम बिकॉज इट डजंट बाइंड टू प्रोटीन। ये बाइंड प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करता है, इसलिए ये क्या करता है कि इजीली क्या नाम है ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके लिए इजियर टू एक्सक्रीशन भी होता है, क्योंकि ये अगर उसमें क्या रहता है प्रोटीन बाउंड नहीं हो रहा है, इसलिए किडनी से एक्सक्रीशन भी अच्छे से हो जाता है। पर अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, पेशेंट को सोडियम कम होगा, इस कंडीशन में इसका एक्युमुलेशन हो जाएगा और देयर में भी चांसेस ऑफ लिथियम टॉक्सिटी। और दूसरा एक है डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही ये कि ब्रेन बैरियर इस कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर ऑल्सो विच लीड टू इट्स डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन फॉर सर्टेन इफेक्ट्स। इसकी वजह से उसका जो डिलेड इफेक्ट देखने को मिलता है। नाउ मेटाबॉलिज्म, हाउ इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। लिथियम इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन लिवर मेकिंग इट यूनिंग अमंग मोस्ट स्टेबलाइजर। एक लिथियम एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे लिवर में इसको मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। तो कैसे एक्सक्रेट होगी? इट इज एक्सक्रेट अनचेंज थ्रू द किडनी। हमारी किडनी से अनचेंज्ड एक्सक्रेट होते हैं। इसलिए अगर हम कभी लिथियम को दे रहे किसी पेशेंट को, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले उसके रीनल क्लियरेंस टेस्ट देखते हैं। ठीक है, उसका सोडियम पोटासियम लेवल चेक कर लेते हैं। अगर सोडियम पोटासियम इसका लो होगा तो फिर क्या होगा, सोडियम और इस लिथियम में कंपिटिटिव एक्शन होता है। अगर सोडियम कम हो गया तो क्या लिथियम का बॉडी में बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं होगा। या रीनल में कोई प्रॉब्लम होगी तब भी एक्सक्रीशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि इस पेशेंट को इस देने से पहले तो ये सारे किडनी फंक्शन टेस्ट सारे चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही अगर लेवल सही रहता है तभी इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड से हम क्या समझते हैं कि इट्स द टाइम इट टेक्स फॉर अ हाफ ऑफ सब्सटेंस टू बी रिमूव्ड और ब्रोकन डाउन इन बॉडी। कितना कोई जो उस दवाई को इस मेडिसिन को उसको वो एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी से रिमूव करने के लिए उसका हाफ ऑफ टाइम कितना लग रहा है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसके इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मेडिसिन कितनी बार देना है। How often to take medication depends on this only. If medication has a short half-life, we have to give it more frequently. अगर किसी मेडिसिन का हाफ लाइफ जो होता है कम होता है तो हमें जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। अगर उस मेडिसिन का हाफ लाइफ जो वो टाइम है उसका ज़्यादा होगा तो हम उसको उसको थोड़ा उसका ड्यूरेशन उसका गैप बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम टी डी एस अगर टीडीएस दे रहे हैं तो उसको बीडी दे सकते हैं। तो इट डिपेंड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो इसका हाफ लाइफ ऑफ ड्रग किसका है, इसका कितना रेंज करता है 16 18 to 36 में। और अडल्ट में अगर कोई अडल्ट होगा या पेशेंट कोई रीनल इम्पेयरमेंट होता है ये और प्रोलॉन्ग हो सकता है, क्योंकि वो रीनल जो किडनी होगी उसको एक्सक्रेट नहीं कर पाएगी। अगर पेशेंट लेते रहता है लिथियम को तो उसका स्टडी लेवल कब अचीव होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 days में इसका स्टडी लेवल आ जाता है। कैसे एक्शन करता है लिथियम, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिथियम, इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे आता है? बिकॉज एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिथियम इज अननोन, बट देयर आर वेरियस हाइपोथेसिस विच सेज कि कैसे वेरियस हाइपोथेसिस है, बहुत रिसर्च है वो सेज बताती है कि कैसे उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। फर्स्ट है जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर मॉड्यूलेशन। अगर हम लिथियम को दे देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इट इंक्रीज सीरोटोनिन एक्टिविटी। अगर सीरोटोनिन का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो विच विल इनहेंस सीरोटोनर्जिक सिग्नलिंग विच कंट्रीब्यूट टू मूड स्टेबलाइजेशन। तो सीरोटोनर्जिक जो सिग्नलिंग को उसको कंट्रोल करने लग जाएगा
उससे क्या होगा, मूड का स्टेबलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, सीरोटोनिन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। दूसरा है रिड्यूस डोपामिन एक्टिविटी, क्योंकि डोपामिन एक ऐसा कैटाकोलामाइंस रहता है, अगर बोटा कैटाकोलामाइंस का लेवल बढ़ जाता है तो डोपामिन का, तो पेशेंट में एक्टिव हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बॉडी वो बहुत यूफोरिया में चला जाएगा, ठीक है, अग्रेसिव हो जाएगा। पर अगर हम किसी पेशेंट को लिथियम दे देते तो उसकी जो डोपामिन एक्टिविटी होगा, उसकी सारी एक्टिविटीज डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में, मेनिया में ऐसी कंडीशन होती है, जब वो मेनिक स्टेज में रहता है तो उसकी एक्टिविटी बढ़ी रहती है। इफ़ द पेशेंट इज टेकिंग लिथियम मीन्स वो चीज़ें कम हो जाएंगी। दूसरा है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम मीन्स, एक रहता है आइनोसिटोल। आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज एक एंजाइम रहता है, इसका मेन रोल रहता है कि हमारे हमारे इसके इमोशन को कैसे चेंज करना है, कैसे स्टेबल करना है। तो inositol monophosphate is an enzyme that plays a crucial role in signaling pathways which can lead to stabilization of the moods. Next है modulate glycogen synthase kinase, which is also enzyme which influence neural plasticity and circadian rhythm, which will enhance the mood stability of the patient. फर्स्ट इज न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। लिथियम के बहुत सारे इफेक्ट है, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रमोट सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी एंड न्यूरोजेनेसिस इन एरियाज लाइक द हिपोकैम्पस। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी रिडक्शन इन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक्साइटोटॉक्सिसिटी, और उसको न्यूरॉन्स को डैमेज और डेथ होने से बचा देता है। अगर न्यूरॉन को डैमेज और डेथ होने से बचाने से अगेन उस पेशेंट के मूड में स्टेबिलिटी आती है। नाउ मेन इंपॉर्टेंट चीज डोज। डोज कितना होना चाहिए, जैसे हमने देखा है कि इसका डोज की फ्रीक्वेंसी और हमें बहुत ध्यान रखना है, डोज के लेवल को ध्यान रखना है, लिथियम को लेवल को ध्यान रखना है। अगर लिथियम का लेवल कम हो जाएगा कोई एक्शन नहीं आएगा, अगर उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिटी हो जाएगी, इवन देयर कैन बी चांसेस ऑफ डेथ ऑफ द पेशेंट। इसलिए हमें खास ध्यान रखना है, जब भी अगर पेशेंट को एक्यूट मेनिया में दे रहे तो इनिशियल डोज रहता है 600 to 900 mg पर डे, है ना, वो डिवाइडेड डोज में रहता है। इट दैट हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द थेरापेटिक रिस्पॉन्स एंड ब्लड लेवल। Maintenance therapy is typically dose is 300 to 600 mg per day in 1 or 2 divided doses। अगर मेंटेनेंस डोजेज को दे रहे हैं तो 300 to 600 mg पर डे देते हैं। अगर पेशेंट है एल्डरली और रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट, जैसे हमने देखा है कि अगर पेशेंट एल्डरली है, रीनल इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट का जो लिथियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, क्योंकि लिथियम ऐसा है कि मेटाबोलाइज हुए बिना ऐसे कैसा ही निकलता है। उसके निकलने के लिए क्या चाहिए, हमारी किडनी सही होनी चाहिए। अगर हमारी किडनी सही नहीं रहेगी तो लिथियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। लिथियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा तो लिथियम का लेवल बढ़ जाएगा। अगर लिथियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो उसकी लिथियम टॉक्सिटी हो जाती है। इसलिए अगर एल्डरली और रीनल इम्पेयर पेशेंट होंगे तो उसको लो डोज से स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स हमेशा, और धीरे धीरे उसको टाइट्रेट करने लगते हैं ताकि लिथियम टॉक्सिटी ना हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या है कि ड्रग लेवल, जब हम लिथियम को स्टार्ट करते हैं तो उसका 12 आवर्स में उसका क्या करना है, लेवल को चेक करना है, और क्रिटिकली रेगुलर उसको मॉनिटर करते रहना है। क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, ड्रग एडजस्टेड नहीं होती है, तो पेशेंट को लिथियम टॉक्सिटी होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि इनिशियली फिर करा, फिर उसके बाद क्या हुआ, वीकली करने लगे, वीकली के बाद फिर 15 डेज बाद चेक करने लगे, फिर मंथली करने लगे 6 मंथ तक। तो ये सारे लिथियम का लेवल चेक करना पड़ता है। स्टार्टिंग टाइम में फ्रीक्वेंटली वी हैव टू चेक द लिथियम लेवल ऑफ द पेशेंट। जब डोज को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली हमें उसको चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो उसका जो थेराप्यूटिक वैल्यू है 0.6 0.6 to 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर इसका डोज रहता है। ठीक है, एक्यूट मेनिया में इसको 1 to 1.5 मिलीकुलेंट दे सकते हैं, पर अगर 1.5 से ज़्यादा हो गया या 1.2 से भी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो इसकी माइल्ड टॉक्सिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मॉडरेट टू सिवियर टॉक्सिटी हो जाए 0 मोर देन 2 पॉइंट से ज़्यादा होने से उसकी सिवियरिटी हो जाएगी। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स है उसके,
ये चीज़ें ध्यान रखने की चीज़, ये कब कब होती है, क्या क्या लेवल है, कब हमें क्या करना है उसको करना है, ये ध्यान रखना है। 12 आवर्स के लास्ट डोज दिया उसके बाद हमें चेक करना है, मॉर्निंग टाइम में लेवल को चेक करना है लिथियम लेवल को। तो और स्टार्टिंग में जब डोज दिया है तो फ्रीक्वेंटली बीच में चेक असेस करते रहते हैं डॉक्टर, ठीक है, ताकि उसको लिथियम टॉक्सिसिटी को ना हो जाए। इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसका थेराप्यूटिक वैल्यू क्या है, ठीक है, कब उसको चेक करते हैं, इनिशियल टाइम में कैसे चेक कर लिथियम के लेवल को चेक करते हैं, ये सारे उसके ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा है कि साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में अगर पेशेंट को लिथियम ले रहा है तो नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया हो सकते हैं, होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जैसे फाइन हैंड ट्रेमर्स, फाइन हैंड ट्रेमर्स मतलब इसके साइड इफेक्ट्स है। कोर्स हैंड ट्रेमर्स हो गया तो इसका मतलब उसको लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है। अगर ये साइन सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये साइन एंड सिम्टम्स है, ये टाइम्स के अंदर वो रिकवर हो जाएंगे, या तो डॉक्टर्स को बताएंगे तो धीरे धीरे उसको सही हो जाएंगे। पर अगर टॉक्सिसिटी वाले सिम्टम अगर जैसे कोर्स ट्रेमर्स है उसको हमें लाइटली नहीं लेना है। देयर कैन बी चांसेस ऑफ डेथ ऑल्सो, कि है तो हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और मेडिसिन को स्टॉप करना है उसी टाइम। रीनल में क्या हो सकता है, द पेशेंट इज हैविंग लिथियम, टेकिंग लिथियम मीन्स पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया। एंडोक्राइन में देयर कैन बी चांसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, अगर जो पेशेंट है, पेशेंट को लिथियम चालू करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट है हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। वेट गेन, हाइपर कैल्सीमिया, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे वर्सनिंग ऑफ एक्ने, साइक्रोसिस, सोरियासिस, ये तो सारे कॉमन साइड इफेक्ट है। उसके साथ साथ कुछ है रेयर और सीरियस साइड इफेक्ट भी है, जैसे हाइपर थायराइड, पैराथायराइडिज्म, विच कैन लीड टू हाइपर कैल्सीमिया, कार्डिक अर्थिमिया इन पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज, या किसी को हार्ट डिजीज है प्री एग्जिस्टिंग, उसमें कार्डिक अर्थिमियाज होने के चांसेस है। इसलिए पेशेंट को सारे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, थायराइड फंक्शन चेक कर लेते हैं, कार्डिक कंसेंट ले लेते हैं, कार्डियोलॉजी एक्सपर्ट से चेक करवा लेते हैं, ठीक है, और रीनल रीनल फंक्शन चेक करते थे। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी तभी हम पेशेंट को लिथियम से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ये है कि उसमें देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में है कि दे सकते हैं पर कॉशन के साथ, ध्यान रख के दे सकते हैं, हालांकि उसमें भी नहीं देना है, पर उसके साथ अदर स्पेशलिस्ट को देख के, बहुत रेयर है, उसकी जान बचाना ही बचाना जरूरी है, तो उसके साथ मल्टीपल टीम से मिलके उसको फ्रॉम दे सकते हैं। जैसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, इसमें नहीं देना है। अगर पेशेंट को सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट हो रखा है तो हम उसको लिथियम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि रीनल इम्पेयरमेंट है, किडनी सही नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं होगा, अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो लिथियम टॉक्सिटी होने के चांसेस है, वो बहुत का प्रॉब्लम है। सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे हमने देखा है कि अगर पेशेंट को सिग्निफिकेंट कार्डियो डिजीज है, देर में भी चांसेस हो अरिथमिया, अरिथमिया हो सकता है, इसलिए हमें नहीं देना है। और डिहाइड्रेशन और सोडियम डिप्लेशन होना, हमें ध्यान रखना है। अगर लिथियम जब पेशेंट को चल रहा है तो एक उसको यही समझाना है, एग्जैक्ट अमाउंट में सोडियम लेना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। अगर कम करेंगे तो लिथियम टॉक्सिटी हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन का सोडियम का लॉस होगा, सोडियम का लॉस होगा, इसका मतलब फिर क्योंकि वो लिथियम सोडियम के साथ compete करता है, ये कम हो रहा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, इसलिए लिथियम ज़्यादा होगा तो लिथियम टॉक्सिड हो जाएगा। इसलिए जिस पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, सोडियम लो है, तो उसमें नहीं देना, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या था, प्रेगनेंसी के अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम पेशेंट को दे दिया तो देर में भी चांसेस ऑफ एब्सेंस एनोमली कैन अकर इन अ पेशेंट, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है ना, उसमें क्या है कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, तो कार्डिक एनोमली, एब्सेंट एनोमली होने के चांसेस रहता है, इसलिए हमें उसको नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर लेडी ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है तो वी शुड नॉट गिव लिथियम टू द ब्रेस्ट फीडिंग लेडी, बट इफ एन emergency, so with the collaboration with the gynecologist, this can be given with the caution only. कंक्रेंट यूज विद मेडिकेशन लाइक, जैसे वो NSAID है, डायूरेटिक्स है, एस इनिबिटर है, इसके साथ भी हमें इस मेडिसिन को नहीं देना है। इफ भी हम लोग दे देंगे तो देर में भी चांसेस ऑफ हैविंग लिथियम टॉक्सिटी, इन मेडिसिन के साथ भी अगर हम देते हैं तो इसमें भी चांसेस है कि उसमें लिथियम टॉक्सिटी हो जाए। अब है लिथियम टॉक्सिटी।
कि क्या है, लिक्सोसेडिन का हो गया कि 1.2 मिलीग्राम से ज़्यादा होने के बाद लिथियम टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो सकती है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, वो रेंज से बढ़ते हैं। पर अगर थोड़ा सा 1.2 से या 1.5 तो पहुंच गया तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने शुरू हो जाएगी। कौन कौन से रिस्क फैक्टर है लिथियम फैक्टर जिसमें हो सकते हैं? जैसे कि डिहाइड्रेशन है, सोडियम इंटेक है, पहले हमने डिस्कस कर लिया है। किसी को डिहाइड्रेशन वगैरह, रिड्यूस सोडियम इंटेक है, उनमें लिथियम टॉक्सिक होने के चांसेस है। अगर कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यूज कर रहा है, ठीक है, किडनी से रिलेटेड टॉक्सिक ड्रग्स कर रहा है, देन देयर में भी चांसेस ऑफ, देयर इज अ रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस। रीनल इम्पेयरमेंट और एडवांस है, अगर एल्डरली एज है, क्योंकि एल्डरली एज में क्या है, रीनल इम्पेयरमेंट होने के चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट को पहले से रीनल इम्पेयरमेंट है, इन कंडीशंस में हमें नहीं देना है, बिकॉज ये रेयर है रिस्क फैक्टर्स है विच कैन डेवलप इन द lithium toxicity. What are the sign and symptoms of lithium toxicity? There are three types of lithium toxicity: mild toxicity, moderate toxicity, and severe toxicity. In mild toxicity, the level will be 1.5 to 2 milligram per liter. इस पेशेंट में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और कोर्स हैंड ट्रेमर्स, ये हमें ध्यान रखना है। कोर्स हैंड ट्रेमर्स और माइल्ड कन्फ्यूजन। कोर्स हैंड ट्रेमर्स मतलब लिथियम टॉक्सिसिटी, फाइन हैंड ट्रेमर्स मतलब साइड इफेक्ट्स। इसको हमें खास से ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट टॉक्सिसिटी, इफ द लेवल goes up 2 to 2.5 milligram per liter, then it will be a moderate toxicity. In this condition we will see severe tremors. पहले तो साइड इफेक्ट हमने क्या देखा, फाइन ट्रेमर्स। माइल्ड टॉक्सिसिटी में देखा कोर्स हैंड ट्रेमर्स। और मॉडरेट टॉक्सिसिटी में क्या है, सीवियर ट्रेमर्स हो जाएंगे, एटेक्सिया हो जाएगा, स्लर्ड स्पीच, मसल ट्विचिंग, लिथार्जी। और लास्ट है सीवियर टॉक्सिसिटी ग्रेटर देन 2.5। इन दिस कंडीशन वो ट्रेमर्स नहीं रहेंगे, सीजर आएंगे। द पेशेंट विल गो टू द कोमा, देयर विल बी चांसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, लाइट थ्रेटनिंग arrhythmias, or even there may be, if we are not able to give a appropriate emergency treatment, patient can die also. This much severe is lithium toxicity which can occur in a patient. Now, management of lithium toxicity. How we can manage the lithium toxicity? First, immediate action. अगर किसी को हमें पता लग गया पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टॉप द लिथियम एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली। सबसे पहले हमको जो लिथियम को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको बंद करना है। और दूसरा क्या करना है, इंश्योर हमने उसको फ्लूइड देना है, इंट्रावेनस फ्लूइड देना, हाइड्रेशन को बढ़ाना है। फिर मॉडरेट टू सीवियर केसेस में वी हैव टू यूज गैस्ट्रिक लवाज इंजेक्शन रिसेंट। अगर मॉडरेट टू सीवियर, अगर थोड़ी देर पहले ही लिए, थोड़ा ही टाइम हुआ तो हम उसको क्या करा सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करा सकते हैं। अगर उसका लिथियम का लेवल जोर से ज़्यादा हो गया तो इन दिस कंडीशन में अगर कार्डियोवास्कुलर सिम्टम भी आ गए तो एक ही है कि आईसीयू में एडमिट करना है, हेमोडायलिसिस करवाना है, वही ट्रीटमेंट हो सकता है। अब देखिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हमको करना है कि असेसमेंट करना है। वी हैव टू ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, बेसलाइन लेबोरेटरी टेस्ट करना है, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रेटिनिन, ब्लड नाइट्रोजन, थायराइड फंक्शन टेस्ट ही करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट ये सब चेक करवाना है। ये चेक हमें असेस करना है इसके रिकॉर्ड में है या नहीं, क्या है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हमें एडमिनिस्ट्रेट करना है, वी हैव टू एडमिनिस्टर लिथियम विद फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट। हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जो मेडिसिन देना है लिथियम को फूड के साथ देना है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन नोसेट वगैरह में या नर्सिंग कंप्यूटर एग्जाम में से आता है कि कैब से देना है, तो हमें ये ध्यान रखना है खाली पेट नहीं देना है, फूड के साथ देना है ताकि कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट ना हो जाए। और दूसरे देखना है कि हमारा इंपॉर्टेंस दिख रहा है कि मेडिसिन को एक ही फिक्स टाइम में देना है, ऐसा नहीं कि ये दिया है। और दूसरा क्या है कि और मेडिसिन को कभी भूल भी गए ना, डबल नहीं करना है। ये जो डिस्ट्रैक्टेड क्वेश्चन होते हैं नोटसेट में, एम्स में, नर्सिंग कंपटीशन में, एग्जाम में आते हैं कि अगर ये भूल गए तो क्या करेगा। अगर तो भूल गए तो उसको डबल डोज नहीं करना है, शेड्यूल नेक्स्ट डोज लेना है। और उसमें क्या है, दूसरा क्या है, मॉनिटरिंग। लिथियम लेवल को हमेशा रेगुलरली मॉनिटर करना है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इनिशियल फेज और डोज चेंजेस। अगर यार डोज चेंज होता है हो जाए, पेश करने लगे डॉक्टर एक बार, या तो स्टार्टिंग शुरू करते टाइम में हमें लिथियम को चेंज करते रहना है। अगर नहीं करेंगे तो लिथियम लेवल फिर दोबारा हमें पता नहीं लग जाए कब बढ़ गया और लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो हम जैसे साइन है टॉक्सिसिटी के, साइन है कन्फ्यूजन है, ट्रेमर्स है, कोर्स ट्रेमर्स हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो गया, ये चीज़ें हमें देखना है। इससे हमें पता लग जाना है कि इसमें लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है, हो गई है।
तो फिर अब वी हैव टू इवेल्युएट रीनल एंड थायराइड फंक्शन एवरी 6 to 12 मंथ। जब मैंने देखा है कि इससे हमारे, अगर हम लिथियम पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके रीनल और थायराइड फंक्शन को एवरी टाइम चेक करना है, क्योंकि इससे क्या रहता है कि अगर रीनल, अगर इसका किडनी सही नहीं रहेगी तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा, और सारे थायराइड फंक्शन में हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम जब मेडिसिन चल रही है तो एवरी 6 to 12 मंथ ये रीनल और थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है। पेशेंट एजुकेशन हमें क्या देना है? फिर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारे साइकेट्री कोई भी मेडिसिन होता है ना, वो सोचते हैं कि थोड़े दिन खाने के बाद छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं हम कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, साइड इफेक्ट आ रहे हैं। और दूसरा जो पेशेंट होता है, थोड़ी देर खाए, थोड़ा आराम मिलती है दोबारा छोड़ देगा, या आराम नहीं मिले तब भी छोड़ देगा। हमें सबसे ये बताना है कि मेडिसिन को कंटिन्यूस खाना है। और पेशेंट को ये बोलना है कि फ्लूइड भी एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, सोडियम एडिक्वेट अमाउंट में लेना है। अगर बाई चांस सोडियम कम हो गया, नमक कम हो गया खाने में, लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। फ्लूइड अगर कम हो गया, पानी कम पिएंगे, फिर लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो। जैसे कि अगर वो कहीं एक्सरसाइज कर रहा है, गर्मी में ज़्यादा घूम रहा है, तो उस टाइम में उसको क्या करना है, धूप में नहीं घूमना है। अगर धूप में जाना हो तो एक कुछ कपड़े वगैरह ढक ढक के जाना है, ज़्यादा पसीने आने नहीं देना है। अगर नहीं तो पसीने ज़्यादा आएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, सोडियम लॉस होगा, अगेन क्या हो जाएगा उसको, लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएंगे। और जैसे हमने पहले बोला कि जैसे ओवर द काउंटर ड्रग है, जैसे NSAID, उनसे भी क्या रहता है, लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस, वो भी हमें पेशेंट को अवॉइड करना है। ये सारे क्वेश्चन से, इसमें से बहुत सारे नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा हो तो पेशेंट क्या करना है, धूप में जा रहा हो तो लिथियम ले रखे तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट अगर बीच में छोड़ देता है तो कैसे क्या क्या करना है तुमको, अगर पेशेंट दवाई भूल गया है तो उसे क्या करना चाहिए, कितनी देर बार होता है, फर्स्ट वो 12 बार के गैप में टेस्ट करते हैं लिथियम लेवल को। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। अगर इमरजेंसी में हमें रेडी रहना है, हमको देखना है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। ठीक है, जैसे न्यूरोलॉजिकल ट्रैमर्स हो गया, गैस्ट्रोनल अपसेट हो गया, ये सारे सिम्टम है। उसके बाद हमको सपोर्टिव केयर लेना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर नर्सिस को क्या करना है, फिर डोज उनको वी हैव टू रिकॉर्ड एडमिनिस्टर डोज, सीरम लेवल, पेशेंट रिपोर्ट और सिम्टम सारे हमको डॉक्यूमेंट करके रखना है। ये सारे आज हमने लिथियम को डिस्कस किया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।